हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश, आप सभी को राजेश अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th और 12th जो आपका है पुष्प। पुष्प से क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आता है, क्लास 10th में भी है, 12th में भी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्प। पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है, परागकोश क्या है, परागकण क्या है। तो आइए समझते हैं। तो ये देखिए आपका है पुष्प। पहले हम देख लेते हैं पुष्प। तो पुष्प क्या है? पुष्प यानी फूल का अध्ययन। फूल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो एनेथोलॉजी बोलते हैं। फूल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एनेथोलॉजी बोलते हैं। फूल के आप देख सकते हैं 4 भाग होते हैं। कौन कौन से 4 भाग होते हैं? तो पहला हमारा है वायदल, दलपुंज, पुमांग, जयांग। अब इसमें समझते हैं पुष्प में ये सब है कहाँ पे। तो आप देखिए ये आपका पुष्प है, पुष्प बना हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो भाग है ये आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है कि ये क्या है? जयांग का भाग है। और जयांग का भाग कौन सा होता है? तो ये मादा का भाग होता है। जो जयांग होता है किसका भाग होता है? मादा का भाग होता है। इसके बाद ये यहाँ से आप देख रहे हैं पुष्प से निकला हुआ जो ये भाग है, इस भाग को बोलते हैं पुमांग। तो पुमांग का भाग क्या होता है? नर का भाग होता है। फिर इसके बाद पुष्प जो खिलता है, पुष्प की जो खिले हुए भाग होते हैं, जैसे फूल है, गुलाब है तो जो खिला हुआ भाग होता है, जो रेड कलर का फूल होता है, पीला कलर का फूल होता है, तो उसको बोलते हैं ये दलपुंज होता है। और पुष्प के जो हरे कलर के जो भाग होते हैं, पुष्प जिस पर खिलता है उसको बोलते हैं वाह्य दलपुंज। पुष्प जिस पर टिका होता है उसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। इसको थैलेमस भी बोलते हैं। पुष्प की जो कली होती है, पुष्प जिस पर खिलती है, जो कली इसमें से निकलती है, उस कली को बोलते हैं वृंत। वृत्त बोलते हैं, वृंत। और ये क्या काम करता है वृंत? तो फूल को मदद करता है खिलने में, निकलने में मदद करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो अब देखिए वाह्य दल हो गया, दलपुंज हो गया। जितना अधिक क्या होगा? दलपुंज। दलपुंज क्या है? जितना दलपुंज आकर्षण होगा उतने इस पर क्या होंगे? भौरे उतने अधिक आकर्षित होते हैं। तो दलपुंज ही भौरों को ज़्यादा आकर्षित करता है। और ये जो आपका दिया है वाह्य दलपुंज, वाह्य दलपुंज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पुष्प है, तो ये पुष्प जब बीच में से निकलता है तो जो पुष्प के चारों तरफ से हरे हरे कलर के भाग होते हैं, जो पुष्प को भोजन प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? वाह्य दल। अब इसमें हम लोग इसको देखते हैं जो है पुमांग और जयांग। तो जयांग क्या होता है? जयांग आपका मादा का भाग है, पुमांग क्या है? नर का भाग है। तो जयांग के भी 3 भाग होते हैं। तो जयांग के कौन कौन से 3 भाग होते हैं? तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक भाग कहलाता है अंडाशय, और ये क्या कहलाता है? ये वर्तिका। और ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। तो चलिए समझते हैं। इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग अब समझते हैं इसके, आप समझेंगे जयांग और पुमांग के भाग को समझते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। देखिए अब इसके हम लोग देखते हैं नर भाग और इसके बाद मादा भाग। तो नर भाग में क्या होता है? पुमांग होता है। पुमांग के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? पुंकेसर होता है, परागकोश होता है, परागकण होता है। तो इसमें आप देखिए पहले नर का भाग देख लेते हैं कि पुष्प में ये तीनों है कहाँ पे। तो देखिए ये पुष्प का जो ये निकला हुआ भाग है, ये टहनियाँ जो निकली है, इसी के एक कौन सा भाग है? तो नर का भाग है। इधर भी निकला, इधर भी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा भाग हमारा क्या कहलाता है? इस पूरे भाग को पुमांग बोलते हैं, पुमांग बोलते हैं। इसमें होता क्या क्या है? तो देखिए ये वाले जो भाग यहाँ से यहाँ तक का जो तना है इसको बोलते हैं पुंकेसर। अब पुंकेसर के जो ये वाला वृत्त में दिख रहा है आपका भाग, इसको बोलते हैं क्या? परागकोश। इसको क्या बोलते हैं? जो घेरा है इसको बोलते हैं परागकोश। परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकण होता है। तो परागकण कहाँ होता है? परागकोश के अंदर होता है। पुंकेसर कहाँ होता है? तो पुष्प से जो तना लगी होती है इसको बोलते हैं पुंकेसर। तो ये पूरा भाग किसका हो गया? नर का। तो पुमांग के अंदर 3 भाग होते हैं, पुंकेसर होता है, परागकोश होता है, परागकण होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि परागकण कहाँ है? तो परागकोश के अंदर कौन उपस्थित होता है? परागकण उपस्थित होता है। पुंकेसर ये है आपका भाग यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था कि परागकोश कहाँ उपस्थित होता है। अभी 2024 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, परागकोश कहाँ उपस्थित होता है? परागकोश में कौन उपस्थित होता है? तो परागकण होता है। अब समझते हैं मादा का भाग। मादा का भाग इसमें क्या है? मादा का भाग समझते हैं। तो मादा के 3 भाग है। कौन कौन से हैं? अंडाशय है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है। तो अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, तो इन तीनों को देख लेते हैं पुष्प में कहाँ है। तो देखिए ये पुष्प है,
पुष्प का जो बीच वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक जो इसका पूरा भाग है, इसी भाग को बोलते हैं क्या, ये मादा का भाग है। यही है क्या, जयांग। ये मादा का भाग कौन सा है, तो ये है जयांग, जयांग का भाग है। तो जयांग में कौन होता है, ये पुमांग हो गया और जयांग हो गया। जयांग का भाग कौन है, मादा का भाग हो गया। तो अब इसमें समझते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। अब इसके ऊपर जो भाग होगा, ये वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक, ये भाग कहलाता है वर्तिका। और जो सबसे लास्ट में भाग होता है, ये ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। अब समझते हैं कि इसमें परागकोश, परागकण, कैसे इसमें निषेचन की क्रिया होती है। तो देखिए, जब इसके परागकण, यहाँ पे परागकण है, तो परागकण क्या होगा, भौरे जब इस पर बैठेंगे, तितलियाँ बैठेंगी, तो अब क्या होगा, तितलियाँ बैठेंगे तो उनके पैरों में छोटे छोटे जो परागकण है उनके पैरों में चिपक जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा कि यहाँ से ये उड़ेगा, उड़ने के बाद आकर कहाँ बैठ जाएगा, वर्तिकाग्र में, वर्तिकाग्र ऊपर। तो जैसे ही यहाँ पे भौरा बैठ गया, तो अब इसमें क्या होगा कि जो भौरे के पैर में लगा हुआ है छोटे छोटे क्या कण, पराग कण, अब इस क्या करेगा, इस पर जैसे ही बैठेगा, तो बैठने के बाद क्या होगा, वो कण डायरेक्ट वर्तिका से प्रवेश कर लेगा कहाँ पे, इसके अंडाशय वाले भाग में। तो ये वर्तिका के मादा वाले भाग में आ जाएगा। तो जैसे ही मादा भाग में प्रवेश करेगा, तो इसमें समझते हैं, इसमें देखिए जो मादा नर का भाग होता है, इसमें उपस्थित कितने होते हैं, तो 2 अंडाशय। इसके आते कितने, इसमें से 3 अंडाशय आते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे ही भौरा बैठेगा, तो अब इसमें से जो इसके पराग कण होगा, ये प्रवेश करेगा वर्तिका से वर्तिकाग्र में। तो जैसे ही परागकश इसमें आ जाएगा, तो अब क्या काम करेगा कि जो ये मादा का भाग है, अंडाशय, यह एक नर का और एक मादा का क्या करेगा, कण को अंडाशय इसमें क्रिया करेगा। तो जब ये क्रिया करेगा, एक नर का एक मादा का, ये दोनों क्रिया कर क्या बना लेते हैं, तो ये बना लेते हैं भ्रूण। यही क्या बन लेता है, भ्रूण बन जाता है। अब बचा क्या है, एक नर का और 2 मादा का अंडाशय बचा है, एक नर का परागकण बचा है और 2 मादा का अंडाशय बचा है। ये अब ये क्या काम करेगा, ये दोनों, एक नर का और 2 मादा का, एक नर का और 2 मादा का मिलकर ये बना लेगा भ्रूण कोश। ये क्या बना लेता है, भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश बन गया। तो अब निषेचन की क्रिया कहाँ हुआ, तो निषेचन की क्रिया क्या हो गया, अब देखिए युग्मनज, युग्मक, जब नर का और मादा का क्या होगा कि अंडाशय दोनों अलग अलग होगा तो उसको बोलेंगे युग्मक, और जब नर का अंडाशय मादा का अंडाशय दोनों मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे युग्मनज, युग्मनज, युग्मक और युग्मनज। अब निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, तो वर्तिकाग्र से होता है। अब ये दोनों, एक नर का एक मादा का मिलकर क्या बना लिया, भ्रूण बना लिया। एक नर का अंडाशय 2 मादा का अंडाशय मिलकर क्या बना लिया, भ्रूण कोश बना लिया। अब देखिए यही भ्रूण जो है, अब इसको भोजन चाहिए, भ्रूण तो बन गया, भ्रूण को भोजन कौन देगा, तो भ्रूण को भोजन कौन देगा, जो भ्रूण कोश बना है, यही भ्रूण कोश भ्रूण को भोजन देने लगता है, जिससे कि यही भ्रूण आगे विकसित होकर, अगर पुष्प है तो पुष्प का निर्माण करेगा, फूल है तो पुष्प बनेगा, इसके बाद अगर कोई फल है तो फल का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से इसमें क्रिया होती है। तो पहले फिर समझ लीजिए कि भौरा यहाँ पे बैठेगा, बैठने के बाद क्या होगा, उसके पैरों में छोटे छोटे कण चिपकेंगे, इसके परागकण। इसके बाद ये जाएगा इसके वर्तिकाग्र पर बैठेगा, वर्तिकाग्र पर बैठने के बाद जैसे ही इसके अंडाशय में जाएगा तो परागकण होगा, परागकण की निषेचन की क्रिया होगा। अब यह निषेचन की क्रिया जाएगा अंडाशय में, वर्तिकाग्र में। 1-2 अंडाशय प्रवेश करता है, तो एक नर का एक मादा का अंडाशय मिलकर भ्रूण बना लेता है, एक नर का 2 मादा का अंडाशय मिलकर भ्रूणकोश बना लेता है। अब भ्रूण को भोजन चाहिए, तो भ्रूण को भोजन देता है भ्रूणकोश, और यही भ्रूण आगे विकसित होकर पुष्प का निर्माण करता है। तो चलिए और आगे समझते हैं। अब देखिए इसको फिर समझ लेते हैं। ये पुष्प है, इसका जो एक नर का एक मादा का अंडाशय मिला था, तो ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं। भ्रूण आगे विकसित होकर क्या बनता है, फल का निर्माण कर लेता है। और इसमें क्या है, परागकण है। परागकण क्या होता है, नर का युग्मक होता है परागकण में। अब देखिए युग्मक है और मादा का युग्मक है। मादा का युग्मक क्या है, इसमें है तो मादा के पास 3 अंडाशय होता है, और जबकि नर का अंडाशय कितना आता है, 2 आता है। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, तो मादा का युग्मक, नर का युग्मक, यही है कि जब मादा का अंडाशय और नर का परागकण दोनों अलग अलग होता है तो उसको बोलते हैं युग्मक, और जैसे ही दोनों मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं युग्मनज। वही युग्मनज क्या कहलाती है, आगे निषेचन क्रिया होती है। तो ये था, मादा के पास 3 अंडाशय होता है
और ये 3 अंडा से मिलता है तो इसमें क्या होता है कि नर का अंडा से 2 मादा का अंडा से मिलकर भ्रूणकोष बनाता है। अब यही भ्रूण क्या होता है, फल को भोजन देता है। यानी जो ये भ्रूण बनेगा, भ्रूण को भोजन कौन देता है, तो भ्रूणकोष। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भ्रूण को भोजन कौन प्रदान करता है, तो भ्रूण को भोजन कौन प्रदान करेगा, भ्रूणकोष। किसको, भ्रूण को। अब भ्रूण क्या होगा, आगे विकसित हो जाएगा, विकसित होकर क्या निर्माण करेगा, फल का निर्माण करेगा। इसके बाद और देखते हैं आगे। देखिए अब देखते हैं परागण तथा निषेचन। परागण और निषेचन किसके किसके माध्यम से होता है, तो पहला इसमें दिया है एंटोमोनोफिलिया। एंटोमोनोफिलिया यानी एंटोमोनोफिलिया हो गया, कीट द्वारा परागण या निषेचन की क्रिया होती है। फिर लिया है अर्निथोफिलिया, यानी पक्षियों द्वारा भी क्या होता है, परागण निषेचन होता है। एनिमोफिलिया हवाओं द्वारा भी होता है। हाइड्रोफिलिया जल द्वारा भी होता है। जूफिलिया हाथी द्वारा होता है। तो हाथी द्वारा कहाँ होता है, तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है जो है, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है आपका, ये नाम है, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प देखेंगे तो क्या है, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया पुष्प है जिसका वजन क्या है, 40 किलो वजन है। और एक है, अगर पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा छोटा पुष्प कौन है, तो ये सबसे बड़ा है जो है आपका क्या है, रेफ्लेशिया। और सबसे छोटा पुष्प क्या है, तो गोल्फिया। तो सबसे छोटा पुष्प पूछेगा तो गोल्फिया है, और सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या है, रेफ्लेशिया है। तो जूफिलिया यानी हाथियों द्वारा जो होता है, इसका निषेचन किस में होता है, इसमें रेफ्लेशिया में होता है। अब देखते हैं और आगे देखते हैं इसके, तो इसको आप नोट करते जाओ पूरी तरीके से, आपका नोट्स तैयार होता जाएगा। देखिए अब देखते हैं परागण में क्या है, परागण कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। परागण किसे कहते हैं, तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। हम लोग देखे थे परागकोश के अंदर परागकण होता है, परागकोण जैसे ही वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसी को क्या बोलेंगे, परागकण बोलेंगे। अब इसमें देखिए परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण होता है, एक स्वपरागण और एक होता है परपरागण। तो स्वपरागण परपरागण क्या होता है उसको समझते हैं। तो जब आपका अगर स्वपरागण होगा तो इसमें क्या होगा, एक ही पौधों में होगा। जैसे मान लीजिए एक पौधा है या पुष्प है, तो अब क्या होगा कि पुष्प यहाँ से खिला हुआ है, अब इसमें से भौरे बैठेंगे तो बैठने के बाद क्या होगा, इसका निषेचन इसमें होगा, फिर इसी का निषेचन इसमें होगा, यानी एक ही पौधे में हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्वपरागण। तो जब एक ही पौधे में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्वपरागण। क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगा। अब इसमें से जो पुष्प खिलने वाला होगा, ये फूल खिलेगा जो, उतना आकर्षित फूल नहीं होगा, उतना खुशबूदार फूल नहीं होगा, किसमें, जो स्वपरागण में होगा। ये पुष्प तो खिलेगा लेकिन उतने आकर्षित नहीं होगा, तो ये स्वपरागण। तो स्वपरागण का मतलब समझिए कि स्वपरागण किसे कहते हैं, जब एक ही पौधों में स्वपरागण होता है, एक ही पौधों से क्रिया होती है, किसमें, निषेचन की क्रिया होती है, तो इसे क्या कहते हैं, स्वपरागण, यानी एक ही पुष्प में होगा। अब हम समझते हैं कि परपरागण क्या है, तो परपरागण को समझते मान लेते हैं ए है, ए क्या है, बी है। तो परपरागण में क्या होगा, अलग अलग पौधों में होता है, अलग अलग होंगे। अब इसका निषेचन कैसे होगा, मान लेते हैं यहाँ से भौरा बैठा, अब भौरा बैठने के बाद इस पुष्प पे चला गया, तो अब ये भौरा इस पे से जाकर उस पर बैठा, या इस पे से पुष्प पे आके इस पर बैठेगा, तो ये क्या हुआ, अलग हो गया, यानी इस पर से गया उस पर से गया इस पे, तो एक से बी पे गया, बी पे ए से आया। तो जो ये पुष्प खिलेगा, तो जब इस प्रकार से परपरागण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना होगा, तो इसमें से जो पुष्प खुलेगा वो बहुत क्या होगा, आकर्षित होगा, वो बहुत देखने में सुंदर लगेगा और बहुत खुशबूदार होगा। तो इस प्रकार से स्वपरपरागण होता है। तो परपरागण क्या होता है, अलग अलग पौधे में होता है, जैसे ए है, बी है, यहाँ से भौरा बैठा दूसरे में बी पे चला गया, या बी वाला भौरा बैठा ए पे गया, तो इसमें से जो निषेचन की क्रिया होगा, वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागकण का परागकण कहलाता है, परागण कहलाता है। तो इस प्रकार से जो पुष्प खिलेगा वो अधिक क्या होगा, खुशबूदार होगा, किसमें, परपरागण में, अलग अलग में। और जो स्वपरागण होता है तो स्वपरागण में एक ही में होगा, या तो इसमें हो सकता है या तो इसमें, यानी वो स्वयं पे होगा। और जब परपरागण होगा तो एक से दूसरे पे होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं निषेचन। तो निषेचन किसे कहते हैं, परागकण वर्तिकाग्र से नीचे उतर जाना निषेचन कहलाता है। तो जैसे इसमें हम लोग देखे कि तो क्या था, इसमें परागकोश था, ये परागकोश के अंदर परागकण था, तो परागकण जैसे ही वर्तिका के अंदर उतरेगा तो उसी को क्या बोलते हैं, निषेचन क्रिया कहते हैं। यह क्रिया कहाँ होती है, तो यह क्रिया आपके अंडाशय में होता है।
तो आपसे पूछा जाएगा निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, परागकण जब वर्तिका से नीचे उतरता है तो क्रिया कहाँ होती है, तो अंडाशय में होता है। दूसरा है युग्मक। युग्मक यानी गैमेट। गैमेट क्या होता है, तो युग्मक होता है अलग अलग। अभी हम बताएं कि जब मादा का युग्मक नर का युग्मक दोनों अलग अलग होता है, गैमेट दोनों अलग अलग होता है, तो वो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, युग्मक। और जैसे ही मादा का युग्मक और नर का युग्मक दोनों मिल जाएगा तो मिलने पर क्या बनेगा, जायगोट यानी युग्मनज मिलेगा। और ये है एम्ब्रॉय यानी भ्रूण। भ्रूण की क्रिया हम लोग देखे हैं कि जब एक नर का और एक मादा का अंडा से दोनों मिला है तो वहाँ पर क्या बना है, भ्रूण बना है। और वहीं भ्रूण दो, एक नर का फिर दो मादा का अंडा से मिलकर क्या बना है, भ्रूण कोष बना है। जो भ्रूण कोष भ्रूण को क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका क्लास रेगुलर चलेगा और आप मेरे क्लास के साथ बने रहे। और मेरा जो चैनल है आप जानिए, राजेश एकेडमी 02, इस चैनल को आप फॉलो करें। अब आपके बोर्ड से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक क्वेश्चन हैं, मेन टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इसमें आपका थ्योरी नहीं चलेगा कि चलो आज ये थ्योरी है वो थ्योरी है, थ्योरी भी चलेगा तो मेन टॉपिक का थ्योरी चलेगा, जिससे आपके बोर्ड में क्वेश्चन आए और एक भी